गुड मॉर्निंग सभी का वेलकम करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि उम्मीद के मुताबिक हम बहुत अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कशन कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और आपको स्वयं अब फील होने लगा होगा कि जिन भी टॉपिकों पर हम लोग अपने इस क्लासेस में इस चैनल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो कितने ज़्यादा वैल्यूबल और कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग सारी क्लासेस को अटेम्प्ट नहीं करते हो। पूरा जो भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, वो 30 मिनट की हो, 40 या 50 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, उसे कृपया पूरा अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि बीच-बीच में कुछ बातें मैं आप लोगों को ऐसी बता के जाता हूँ कि जिससे अगर आप लोग देखोगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करोगे। तो इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी क्लास को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आप ही का फ़ायदा का बहुत ज़्यादा आपकी हमारी महत्वपूर्ण तरीके से आपका इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप लोग इन क्लासेस को अटेम्प्ट करेंगे, तो कितना ज़्यादा आपको ये महत्ता दे सकती है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप देख ही रहे होंगे। तो कृपया करके मेरे बिना कहे आप जितने भी मिनट की क्लासेस हुआ करें, उसको पूरी को अटेम्प्ट करके अपने नोट्स बना लिया करें। और मैं आप लोगों से पर डे आपकी एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे चैनल पर आ रहा हूँ, कृपया करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आपकी इसमें जुड़े, आप तब जुड़े, पहले इसको आपकी हमारी प्रूव कर लें कि जो भी क्लासेस हमारे इस चैनल पर पहले पड़ी हुई हैं, उन क्लासेस में किस प्रकार हम लोगों ने आपके डिस्कशन करा है, किस प्रकार हमने महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन और कितनी डिटेल में डिस्कशन करा है। तो कृपया करके उन क्लासेस को अटेम्प्ट कर लें और लाइक के बटन को जरूर प्रेस किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जैसा कि हम लोग ने वादा करा था कि मैं केवल उन उन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपसे डिस्कशन करूंगा जो सबसे ज्यादा आपकी मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। और उन्हीं में से कल हमने आपके स्टार्ट किया था संसद को, और संसद में कल हमने आपकी हमारी लोकसभा के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम इस वाले टॉपिक में बातें करेंगे राज्य सभा के बारे में, है ना। राज्य सभा के बारे में आज हम लोग आपकी इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जैसे कल हमने करा था कि संसद जो होती है वो दो सदनों से मिलकर बना हुआ होता है, लोकसभा और एक राज्यसभा। तीन अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कल हमने संसद के बारे में पढ़ा, आर्टिकल्स नंबर 79, कि उसमें इसको आपके हमारे ब्यौरा दिया गया है कि उसका गठन तीन अंगों से मिलकर बना होता है। ऐसे करके हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि लोकसभा आपकी संसद का निम्न सदन होता है, और संसद का निम्न सदन लोकसभा के बारे में जो उसकी संरचना है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिकल्स नंबर 81 अनुच्छेद नंबर 81 में उसका ब्यौरा आपकी दिया गया है। ऐसे ही करके हम लोग आपकी डिस्कशन करेंगे आपकी राज्यसभा के बारे में। तो हेडिंग लगा लें आप, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे, आपकी हेडिंग लगा लें आप सब लोग, आपकी राज्यसभा। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, कृपया करके देखो, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो आप लोगों ने पर डे आपकी क्लासेस अगर अटेम्प्ट करी है और पूरी क्लासेस को अटेम्प्ट करा, तो ही समझ में आएंगे। स्किप आप कर देते हैं, छोटी क्लास आप देख लेते हैं, पूरी क्लास को अटेम्प्ट नहीं करते, तो ये हार्म हो जाता है आपके लिए। तो कृपया करके पूरी क्लास को अटेम्प्ट करें ना राज्यसभा। अब हेडिंग डाल लें आप राज्यसभा की, है। देखो राज्यसभा, देखो राज्यसभा जो है आपकी, इंग्लिश में भी इसे राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, संसद का उच्च सदन, है ना। जिससे हम निम्न सदन के बारे में, उच्च सदन को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी अपर हाउस। इंग्लिश में जरूर लिखा करें भाई, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग आपके शुरू से जुड़े हुए, हर एक चीज को मैं इंग्लिश में जरूर बता के जाता हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। उस सदन अपर हाउस इंग्लिश में कहा जाता है। राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो राज्यसभा की जो संरचना है, राज्यसभा की जो संरचना है, इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 80। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर होता है, यानी कितने सदनों से, कितने सदस्यों से मिलकर बनी है, और वो सदस्य आपके कहां से कितने लिए जाते हैं आपके, है ना। अगर राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करें, तो राज्यसभा में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या थी, उनके बारे में अगर हम बात करें, सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी आपकी 250। ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें, तो वर्तमान समय में भी राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है ना, वो भी अधिकतम है, अधिकतम।
ये वाली आपकी है ना। अधिकतम कितने, न्यूनतम देखो ना लोकसभा में है और ना राज्यसभा में है। राज्यसभा में वर्तमान में जो सदस्य आपकी हो सकते हैं आपकी, वो कितने हो सकते हैं, आंसर उसका भी 250 आएगा, 250। अधिकतम हो सकते हैं 250, लेकिन है कितने, जैसे लोकसभा में अधिकतम हो तो 552 सकते हैं, लेकिन है कितने, ऐसी करके राज्यसभा में 250 ही मूल रूप से हो सकते थे और वर्तमान में भी 250। संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में आपकी है ना। अब मैं इसके बारे में टोटल ब्यौरा आपको दे देता हूँ कि राज्यसभा में कितने सदस्य कहाँ से आते हैं। राज्यसभा में अगर हम लोग आपकी हमारी 250 सदस्यों के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं, तो राज्यसभा में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इसमें से 238 238 सदस्य जो आते हैं वो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आपके हमारी भाई आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से व केंद्र शासित प्रदेशों से। और 12 सदस्य जो होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो होता है इन्हें नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता है। मनोनीत का मतलब मैं कल समझा चुका था आप लोगों को, जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं करी है कृपया करके उस क्लास को आप अटेंड कर लें आपकी, है ना। मनोनीत करने का मतलब इंग्लिश में नॉमिनेट करना होता है ना। यानी कि इनका चुनाव नहीं होता, ना इनकी नियुक्ति होती है, ना इनको आपकी चयनित किया जाता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है। और राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य। ये आपके वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 80 के 5वें पार्ट, ए वाला आर्टिकल्स नंबर 80 के 5 पार्ट में। और राष्ट्रपति ऐसे सदस्य जिनका संबंध आपकी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये वाली है ना, समाज सेवा। अब समाज सेवा में चाहे वह व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी या पत्रकारिता से रिलेटेड रहे, सब आ जाते हैं। यानी कि देखो इन 4 क्षेत्रों के नाम आप याद रखें, बाकी कुछ नहीं है। यानी कि साहित्य है, विज्ञान है, कला है, साहित्य, विज्ञान, कला, ये वाला ये है ना। समाज सेवा, समाज सेवा में स्वतंत्रता सेनानी आ जाती है। अगर इस विषय से, इससे या इस सेक्टर से संबंधित, जैसे करके हम सचिन तेंदुलकर के भी ले लें। अब सचिन तेंदुलकर भारत के इतने महान खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट रहे हैं क्रिकेटर की, उनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में क्रिकेट को पहचान मिली। तो इन्होंने भारत का नाम रोशन आपकी कला के क्षेत्र में किया। कला का मतलब स्किल्स होता है। विज्ञान का मतलब कोई वैज्ञानिक है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करा। साहित्य का मतलब लेखन का क्षेत्र होता है, जिसने लेखन के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करा हो। तो इनमें से किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति आपकी नॉमिनेट कर सकता है। और कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 आपके, है ना। अब आप लिख लें आपकी सबसे पहले सबसे पहले राज्यसभा में मनोनीत होने वाली फिल्मी हस्ती जो थी आपकी, है ना। सबसे पहले मनोनीत होने वाली आपकी फिल्मी हस्ती जो थी, उनमें अभिनेत्रियों में हम बात कर रहे हैं, अभिनेत्री जो थी आपकी वो थी भाई नरगिस दत्त की, है ना, नरगिस दत्त। इन्हें 1980 में मनोनीत किया गया था। फिल्मी हस्ती कह लो या कई बार ऐसा आता है मनोरंजन के क्षेत्र से, तो मनोरंजन के क्षेत्र से सबसे पहले नियुक्त होने वाली अभिनेत्री वो नरगिस दत्त है। जो संजय दत्त साहब है आपकी एक्टर है, उनकी ये मदर थी। और संजय दत्त साहब की मदर नरगिस दत्त को 1980 ईस्वी में मनोनीत किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें फिल्म अभिनेता, अगर इनके बारे में बात करें तो फिल्म अभिनेता जो है वो पृथ्वीराज कपूर है आपके, है ना, पृथ्वीराज कपूर। इनका भी नाम लिख लें भैया, पृथ्वीराज कपूर है, जिन्हें राज्यसभा में सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था, मनोनीत किया गया था। तो अगर फिल्मों में बात करें, अभिनेत्रियों में तो नाम आता है नरगिस दत्त का, लेकिन अगर अभिनेताओं में अगर हम बात करेंगे तो अभिनेताओं में सबसे पहले नाम किसका आता है, वो पृथ्वीराज कपूर का आता है आपकी, है ना। तो ये अब देखो 238 यहाँ से 12, टोटल 250 आपके कैंडिडेट्स हो गए। अब लिख लो, ये जो 12 सदस्यीय राज्यसभा में मनोनीत करने की जो शक्ति है ना, राष्ट्रपति को मनोनीत करने की जो शक्ति होती है, राष्ट्रपति को शक्ति जो है, ये प्रेसिडेंट की जो है ना, राष्ट्रपति को, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये वाली बात भी आप याद रखें, आयरलैंड के संविधान से ये शक्ति जो है आपकी राष्ट्रपति को दी गई है। ये आपने पता होगा ना, भारतीय संविधान में बहुत सारी आपकी स्कीम्स ऐसी, बहुत सारी प्रोसीजर ऐसी हैं जो विदेशों से, फॉरेन से कॉपी किए गए। उन्हीं में से एक आपकी हमारी पावर प्रेसिडेंट को जो दी गई है राज्यसभा में सदस्य को नॉमिनेट करने की, वो आयरलैंड के संविधान से आपकी ली गई है। अब देखो 250 में से 238 राज्यों से यानी स्टेट
और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से 12 यहाँ से आते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें हम लोग आपकी, ठीक है भैया, है ना, ये चीजें सारी लिख लिया करो भाई आप लोग। अगर वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे ना, तो वर्तमान समय में राज्यसभा में जो सदस्य हैं, वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान समय में जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो 245 है। आपकी राज्यसभा में सदस्य जो है वो 245 है, 245 है। अब इन 245 में से अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें से आप लिख लो भाई, मैं पूरा ब्यौरा आपको दे देता हूँ यहाँ पर। 229 सदस्य लिए जाते हैं आपकी हमारी राज्यों से, ठीक है। 4 सदस्य आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और बाकी आपकी देखो, अब यहाँ से टोटल कितने हो गए, 233, और 12 सदस्य आपके नॉमिनेट किए जा रहे हैं, जिन सदस्यों को मैं अभी बात कर रहा था। तो देखो 233 और अगर 12 को ऐड करेंगे तो 245 हो जाएंगे, 245 हो जाएंगे। अब देखो इनमें से राज्यों से अगर हम बात करें ना, राज्यों से सर्वाधिक, तो राज्यों से सर्वाधिक जो राज्यसभा के सदस्य आते हैं ना, सर्वाधिक सदस्य जो राज्यसभा के आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से आपके 31 सदस्य लिए जाते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों से बात करेंगे तो दिल्ली से सदस्य आते हैं आपके 3, और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपके पांडिचेरी, पांडिचेरी से सदस्य आता है एक, टोटल कितने हो जाते हैं 4 सदस्य। तो 31 सदस्य सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से आते हैं, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली से आते हैं, और पांडिचेरी से आपके कितने सदस्य होंगे, सॉरी राज्यसभा में चुनकर आ रहे हैं एक सदस्य, आपके टोटल 4 सदस्य है, यहाँ से 31 है, टोटल 229, 4 200 ये है ना। अब ये वाली बात भी आप लिख रहे हैं आपकी कि राज्यसभा में, राज्यसभा, राज्यसभा है ना, राज्यसभा में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य आते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेशों से, इसका जो केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य आते हैं, इसका जो प्रावधान है, इसका है ना, इसका प्रावधान जो है आप लिखते रहे, देखो आपकी ये भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। ये जो वीडियो का एग्जाम हुआ था ना उसमें बोला गया था, ये 4थी अनुसूची में किया गया है भारतीय संविधान में। आप कमेंट कर सकते हैं, कृपया करके मुझे बता तो दिया करें आप सब लोग कि किस टॉपिक पर आपको कोई दिक्कत है, उसी टॉपिक पर मैं महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कशन करूंगा। और वैसे भी जिन भी टॉपिकों पर हम लोग डिस्कशन करें वो इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें पूरा पढ़ा करें भाई। भारतीय संविधान में जैसे अनुच्छेद 395 है, 22 भाग है मूल रूप से, वर्तमान समय में गिनती के आधार पर 25 हो गए और 448 अनुच्छेद हो गए। ऐसी करके अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में आपकी इनकी संख्या 12 हो गई है। तो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में कितने सदस्य किस राज्य से आते हैं और कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, उसका ब्यौरा भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में दिया गया है ना। अब बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं ना, जैसे आपकी लक्षद्वीप बचा है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ वगैरह होता है आपकी, है ना, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनसे क्यों नहीं आते राज्यसभा के सदस्य, वो आपको अभी पता चल जाएगा। केवल 2 ही आपके केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे राज्यसभा के सदस्य आपकी निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। ये ब्यौरा हो गया। अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, आपकी पता चला ना सब लोगों को आपकी, है ना, लिख ले भाई इन्हें सारा। अगर हम वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो ये है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, राज्यसभा के सदस्य, इनको भी आपकी एमपी ही बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सदस्यों का जो चुनाव है ना, चुनाव जैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है, वैसे राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ना, वो प्रत्येक राज्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका आपकी चुनाव जो होता है वो किया जाता है। मतलब जैसे करके उत्तर प्रदेश में से 31 सदस्य हैं जो जाते हैं राज्यसभा में, है ना। अब उत्तर प्रदेश में से जैसे कोई भी एक सीट राज्यसभा की अगर खाली होती है ना उत्तर प्रदेश में से, तो इस राज्यसभा की सीट का जो चुनाव होगा इसमें कौन भाग लेंगे, आपके एमएलए भाग लेंगे भाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसका चुनाव आम जनता भाग नहीं लेगी। अब देखो एक बात बताओ, राज्यसभा के चुनाव में आम जनता ने भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। पहली बात तो ये है, इनडायरेक्ट कल मैं आपको समझा चुका था, इनडायरेक्ट होता है और वो आपकी समानुपातिक एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है।
समानुपातिक एकल संक्रमणीय प्रणाली जो होती है ना, एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसके आधार पर जिन सदस्यों का आपकी चुनाव जो होता है वो किया जाता है। लोग अब ये प्रणाली क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको समझा के चला जाऊंगा। राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो ये पूरा भी हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति एक दिन का टॉपिक तो है नहीं भाई आपकी, वो भी लंबा डिस्कशन होगा आपकी। तो इस आधार पर चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं, आम जनता वोट नहीं डालती, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रोपोर्शनल एंड सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के आधार पर चुनाव किया जाता है, इसको इंग्लिश में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम बोला जाता है, है ना। ये लोग भाग लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ अब अगर हम देखें तो दिल्ली और पांडिचेरी हमारे दो ही तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है कि नहीं, है ना। ये दो ही तो आपके जिनमें विधानसभा है, बाकी किसी भी आपके केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। अब विधानसभा अगर नहीं है तो फिर ये आपके राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनकर भेजे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को तो आपकी चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा, एमएलए द्वारा किया जाता है। अब इनमें विधानसभा होती नहीं, यानी मुख्यमंत्री नहीं होता, न अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है, न लक्षद्वीप में होता है आपकी, न दमन और दीव दादरा नगर हवेली में, न लद्दाख में होता है, न चंडीगढ़ में होता, नहीं होता ना। तो अगर नहीं होता तो फिर यहाँ से सदस्य छुटकर नहीं आते, और इसी रीजन से आपके सदस्य केवल दिल्ली और पांडिचेरी से आते हैं, और सभी राज्यों की विधानसभा से कितने कितने को चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। ये सदस्य आपकी इनमें भाग लेते हैं, ठीक है भैया, है ना। अगर इसके बारे में अगर हम लोग आपकी हमारी डिस्कशन करेंगे ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाएगा लोकसभा, और इसमें होगी हमारी, है ना। अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा, इसको पहली बात तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा, उस सदन कहते हैं। राज्यसभा जो होता है इसको बोला जाता है कि स्थायी सदन और कहा जाता है। अब राज्यसभा स्थायी सदन है, उस सदन अपर हाउस, स्थायी का मतलब होता है कि स्टैंडिंग हाउस होता है। देखो राज्यसभा स्थायी सदन है, और फिर बोला जाता है आपकी क्यों, तो राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि क्योंकि प्रति एक क्योंकि प्रति एक 2 वर्ष के अंतराल पर 2 वर्ष के अंतराल पर इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि आपके रिटायर हो जाते हैं। देखो एक बात बताओ, जैसे करके आपकी 245 सदस्य हैं इसमें, है ना, 245 का एक तिहाई निकालो आपकी, तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, लगभग लगभग आपकी हमारी 81 सदस्य, यानी 2 वर्ष के अंतराल पर आपकी 245 में से 81 था सदस्य, क्योंकि सदस्यों को पॉइंट में नहीं बांट सकते, इतना तो आप जानती होगी भाई। 245 का एक तिहाई निकालते हैं तो 81 सदस्य रिटायर हो गए 2 साल के बाद, ये एवरी 2 इयर्स, आफ्टर एवरी 2 इयर्स, 2 साल के बाद। तो इसका मतलब फिर 81 सदस्य रिटायर हो गए, तो 81 सदस्यों का चुनाव हो गया। फिर 2 वर्ष के बाद 81 रिटायर हो गए, फिर 2 वर्ष के बाद आपकी 81 का चुनाव हो गया। यानी कि अगर हम कहें तो राज्यसभा जो होती है वो सारी की सारी एक साथ खाली नहीं होती, यानी एक साथ आपकी खाली नहीं होगी ये वाली। जितने सदस्य रिटायर होते रहते हैं इतने ही आते रहते हैं, जितने सदस्य रिटायर होते रहते हैं इतने ही आते रहते हैं, जितने सदस्य रिटायर होते रहते हैं इतने ही आते रहते हैं। और इसी रीजन से आपकी हमारी राज्यसभा को क्या बोला जाता है, आपकी स्थायी सदन कहा जाता है, परमानेंट हाउस, ये स्टैंडिंग हाउस इंग्लिश में आपकी कह सकते हैं। एक तो रीजन ये है, तो कितने सदस्य सेवानिवृत्त आप लिखे भाई इसको। दूसरा ये है आपकी कि राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन है, क्यों, आंसर आगा आपकी इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये वाला। दूसरा आंसर ये है, दोनों आंसर सही है कि इसको भंग भी नहीं किया जा सकता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसके एक तिहाई सदस्य से, भंग का मतलब तो जानते हो ना, चलो मेरी बात बताऊंगा आपकी, है ना, भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसको भंग नहीं किया जाए। भंग का मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर सारी राज्यसभा को एक साथ खाली कर दो, एक साथ सस्पेंड कर दो, एक साथ खाली कर दो, सारे सदस्यों को दोबारा चुनाव करा लो, तो उसे भंग कह देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके तो एक से ही सदस्य एक साथ निवर्त होते हैं आपके, है ना। तो इसको तो 2 रीजन है कि ये स्थायी सदन, उच्च सदन है क्योंकि इसमें हमारे द्वारा चुने गए, भाई हमारे द्वारा चुना गया अगर सदस्य वोट डाल रहा है तो हमसे तो बड़ा ही हुआ, इसी रीजन से इसको अपर हाउस कह देते हैं आपकी, है ना। तो इसको भंग भी नहीं किया जा सकता। अब दूसरा ये है आपकी कि राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत में उपराष्ट्रपति होता है। सभापति को इंग्लिश में चेयरमैन कहते हैं, है ना। राज्यसभा के सभापति को इंग्लिश में चेयरमैन बोला जाता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, ये याद रखें आपकी, है ना।
तो इस प्रकार ऐसे आप भारतीय में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संसदीय प्रणाली में कौन सा सदन ऐसा है, भारतीय संसदीय प्रणाली में कौन सा सदन ऐसा है, कौन सा सदन ऐसा है जिसका अध्यक्ष ही उस सदन का सदस्य नहीं होता, नहीं होता, ये वाला है ना। तब इसका आंसर जो आएगा आपकी वो क्या आएगा आपकी, वो राज्यसभा आएगा, ये वाला राज्यसभा, ये आंसर है ना, ये वाला। तो राज्यसभा यानी कि अब देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य थोड़ी होता है, वो तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए केवल एक ही पद रख सकता है एक समय में। तो कौन सा सदन ऐसा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य यानी कप्तान है लेकिन टीम का मेंबर है, ऐसे कह सकते हैं। तो वो कौन सा सदन होता है आपकी, वो राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऐसा ब्यौरा जो है ना आप लोग आपकी हमारी इसको पढ़ते रहा करें, आपकी अनुच्छेद 63 में है, फिर उसके बाद आपकी अनुच्छेद 64 जब पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में वर्णन है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल नंबर 64 में लिखा हुआ है राज्यसभा में आपकी, है ना। तो उपसभापति, अब सभापति दो चीजें हैं आपकी, समझ में आई भाई यहाँ पर सारा, है ना। अब देखो यहाँ जल्दी लिख लो आप लोग आपकी, है ना। अब देखो अगर वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो सबसे पहले सभापति हैं, सबसे पहले वो कौन होंगे आपकी, जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति होंगे। तो आंसर क्या आएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये वाला हो गया, नहीं हो गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में अगर हम राज्यसभा के सभापति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में आपकी कौन होंगे भाई, जगदीश धनखड़, क्योंकि वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है आपकी, है ना। अब आप लिखिए, मैं कुछ आपकी हमारी यहाँ आर्टिकल्स लिखवा देता हूँ। जैसे राज्यसभा में एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा आपके, एक सभापति होगा और एक उप सभापति होगा। इसके बारे में अनुच्छेद आपकी हमारी भाई ब्यौरा जो दिया गया है वो आर्टिकल्स नंबर आपकी 89 में, अनुच्छेद नंबर 79 में। देखो एक तो सभापति होगा और उसके साथ साथ एक उप सभापति होगा, यानी उसको अंतर्गत आपकी हमारी काम करने के लिए ये आपकी अनुच्छेद 89 में लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी हमारी भाई उप सभापति, जो उप सभापति होगा आपकी, है ना, उप सभापति को पद से हटाना, पद से हटाना, इसका त्याग पत्र देना, ये वाला, ये ब्यौरा है आपके आर्टिकल नंबर 90 में दिया गया। क्योंकि सभापति राष्ट्रपति होगा तो केवल एक पद है उपसभापति, है ना। उसके बाद आपकी सभापति का कार्य करने के लिए, सभापति का कार्य करने के लिए उप सभापति की शक्तियां, उप सभापति की शक्तियां जो होंगी ना आपकी, वो आपकी हमारी दी गई हैं आपकी, वो अनुच्छेद नंबर 91 में, आर्टिकल नंबर 91 में। और अनुच्छेद नंबर 92 में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 92 में कि जिस समय सभापति और उप सभापति, सभापति और उप सभापति इसे हटाने का कोई प्रस्ताव है, हटाने का कोई भी प्रस्ताव अगर आपकी राज्यसभा में रखा हुआ है तो उस समय ये पीठासीन नहीं होंगे, यानी कि सदन की ना अध्यक्षता कर सकते हैं ना सभापति ना उपसभापति, उस समय पीठासीन नहीं होंगे, आर्टिकल नंबर 92 में लिखा हुआ है। तो 89, 90, 91 और 92 सभापति उपसभापति से रिलेटेड है आपकी। अगर हम वर्तमान में, कल हमने 93, 94, 95, 96 पे हमने बात करी थी, ये आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं भाई। अगर हम बात करेंगे आपकी राज्यसभा के, राज्य जो सभा होती है इसके सबसे पहले उपसभापति, उपसभापति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो थे आपकी हमारी भाई कृष्ण राव, आपकी हमारी, है ना, वी.एस. कृष्ण राव, ये वाली कृष्ण राव। वर्तमान में अगर हम राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बात करेंगे तो वो है आपकी हरिवंश नारायण, ये है ना, हरिवंश नारायण है। ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं और बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं आपकी। ये हो गया क्लैरिफाई आपकी सब लोगों को, है ना। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपकी हमारी, अब आप लिखना स्टार्ट करें हम दोनों सदनों की। ये तो राज्यसभा होगी, टोटल ब्यौरा आपके बारे में कुछ नहीं रहा राज्यसभा में, टोटल ब्यौरा में आप लोगों को यहाँ पर आपकी समझा चुका हूँ आपकी, है ना। अब देखो अगर हम वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे ना आपकी हमारी, तो ये होती है आपकी हमारी
सदनों की अवधि, ये लिखे हैं संसद के सदनों की अवधि। अब देखो आप जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करेंगे। संसद के सदनों की अवधि जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी अनुच्छेद नंबर 83 में, आर्टिकल नंबर 83 में। अवधि का मतलब क्या होता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो आपके हमारी कितना होगा भाई, वो होगा 5 वर्ष का ये वाला, लेकिन वो अस्थायी होगा। अस्थायी इसलिए होगा क्योंकि लोकसभा को जो है ना आपकी, लोकसभा को क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ, इसे आप लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत, है ना, अनुच्छेद 85 के तहत वर्णन है कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इसकी सलाह पर अगर हम बात करेंगे आपकी, तो सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है ये वाला, है ना। ये अनुच्छेद जरूर याद रखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 85 के तहत। कौन करेगा, करने का काम आपकी हमारी किसका होगा, वो राष्ट्रपति का होगा। और किसकी सलाह पर होगा, या तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री होगा, वो नहीं है तो मंत्री परिषद होगा। किस अनुच्छेद के तहत, 85 के तहत। तो समय से पहले भी उसको समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए आपकी हमारी भाई उसका कार्यकाल 5 वर्ष अस्थायी बोला है। अब देखो आपकी राज्यसभा का अगर पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल आपकी कोई नहीं होता ये वाला, कोई नहीं होता, क्योंकि आपकी वो कैसा सदन है, नहीं होता, क्योंकि वो कैसा सदन होता है, वो स्थायी सदन होता है। भाई जो चीज स्थायी है वो स्थायी होगी आपकी, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपकी 6 वर्ष होता है। ऐसे करके लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो चाहे लोकसभा का सदस्यों का दोनों का 5 वर्ष, इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन उसका स्वयं का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो स्थायी सदन है। और ये सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में लिखी गई है, अनुच्छेद आपकी 83 में आपकी भरना है। ठीक है भैया, हो गया सबका। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, अब देखो ये महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में आप लिखें। जैसे आपकी संसद के सदस्यों की अहर्ताएं, संसद के सदस्यों की अहर्ताओं का मतलब भैया इंग्लिश में क्वालिफिकेशन होता है आपकी, है ना, क्वालिफिकेशन ये वाला। सदस्यों की अहर्ताएं अनुच्छेद नंबर 84 में लिखी हुई है आपकी, अनुच्छेद नंबर 84 में है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होगी ना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो है आपकी 25 ईयर्स, 25 वर्ष। आपको याद होगा, अनुच्छेद याद रखना। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो आपकी 30 वर्ष होती है। ये दोनों आपके अनुच्छेद 84 में। अर्हताओं का मतलब कि अगर राज्यसभा का कोई सदस्य बनाना चाह रहा है तो मिनिमम एज 30 ईयर्स होगी, और लोकसभा का सदस्य बनाना चाह रहा है तो मिनिमम एज आपकी हमारी भाई 25 ईयर्स होगी आपकी, है ना। ऐसे करके अनुच्छेद 85, अब आप लिखें, मैं सारे ही आर्टिकल्स लिखाऊंगा। अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था, सत्र, सत्रावशन और विघटन, ये वाला। विघटन का मतलब मैं अभी समझा चुका हूँ, इसका मतलब आपकी भंग करना होता है। और विघटन शब्द केवल लोकसभा से संबंधित है आपकी, समझ रहे हो ना, है ना। केवल लोकसभा से संबंधित है विघटन, क्योंकि लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, वो मैं आपको बता चुका हूँ आपकी। तो सत्र, सत्रावसन और विघटन, ये तीनों लोकसभा, सॉरी विघटन लोकसभा से संबंधित है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 में आपकी, है ना। अब मैं अनुच्छेद 85 में बता देता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में सत्र और सत्रावशन, है ना, और विघटन, तीनों ये आप लिख लें। विघटन, इन तीनों की शक्ति आपकी किसको दी गई है, वो राष्ट्रपति को दी गई है आपके, ये राष्ट्रपति को, ये बात। तीनों की शक्ति आपकी किसको दी गई है, राष्ट्रपति को। यानी कि भारतीय, अब आप लिख लें, चलो मैं समझा ही देता हूँ। ये सारे अनुच्छेद 85 हो गया ना आप लोग, यहाँ देखो लिखा करें आप, क्लास छोटी हो बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो महत्वपूर्ण ही है, आपको स्वयं पता होगा आपकी, है ना। देखो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में सत्र बुलाने का जो कार्य है ना, सत्र को बुलाने का कार्य, बुलाने का कार्य वो राष्ट्रपति का होता है ना। और सत्रावशन का कार्य भी, सत्रावशन का कार्य भी वो भी राष्ट्रपति का। सत्रावशन का मतलब होता है सत्र का बंटवारा करना। देखो सत्र क्या होते हैं, है ना, जो दोनों आपकी राज्यसभा और लोकसभा संसद के दोनों सदन होते हैं ना, उनमें सत्र का मतलब इंग्लिश में होता है आपकी सेशन, सत्र का मतलब सेशन होता है। अब जो आपकी संसद होती है इसमें
आपकी जो सत्र होते हैं ना वो उनके नाम लिखें। एक तो सत्र होता है आपकी हमारी जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले अभी लोगों ने हमने बात करी थी बजट सत्र, है ना, हमारी पिछली क्लास पढ़ी हुई उसे देख लें आप। एक इसमें होता है आपकी हमारी शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। और एक इसमें होता है भैया आपकी मानसून सत्र, एक मानसून सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र कभी हो सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन फिलहाल आप तीन लिखे कि देखो, जैसे मैं कह रहा था कल, मैं आप लोगों को समझा रहा था कि संसद का मतलब क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना होता है। अब देखो, ये वास्तविकता में सेशन का मतलब, ये सत्र का मतलब होती है आपकी हमारी बैठक, ये वाली बैठक होती है वास्तविकता में। यानी कि जिस दौर में कार्य किया जाता है, जिस समय में संसद में कार्य किया जाता है, संसद में कार्य किया जाता है, तो कार्य को करने के लिए जो बैठकें होती हैं उन वाली बैठकों को सेशन में सत्र बोल देते हैं। यानी कि जिस आपके सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाता है वो बजट सत्र होता है। सर्दियों के मौसम में जो बैठक संसद में आयोजित की जाती है वो शीतकालीन सत्र होता है। और जो आपके किसानों की बारिश वगैरह कितनी हुई है, उनकी फसलों को कितना नुकसान हुआ, कितना आपकी सही रही है, उसको बचाने के लिए जो सत्र होता है वो मानसून सत्र होता है ना। तो ये तीन सत्र, इनको सत्रों को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत करेगा, और बंटवारा करने का काम भी राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 85 दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो आपकी, है ना। तो बजट सत्र होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, शीतकालीन सत्र भी और मानसून सत्र भी, है ना। अब आप लिख लें कि किन्हीं भी दो सत्रों के मध्य में, किन्हीं भी दो सत्रों के मध्य में, है ना, दो सत्रों के मध्य में अधिकतम कितना समय हो सकता है आपकी, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम कितना समय हो सकता है आपका, है ना, कितना समय, तब आंसर आएगा आपके भैया 6 माह। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र होने अनिवार्य होते हैं, न्यूनतम कितने सत्र होने अनिवार्य होते हैं आपकी, तब आंसर आएगा 2 सत्र की। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब दो सत्रों के मध्य ज्यादा से ज्यादा 6 माह का वक्त हो सकता है, तो एक वर्ष में कम से कम आपकी कितने सत्र होंगे, देखो यहाँ न्यूनतम वर्ड लगा हुआ है, यहाँ मैक्सिमम वर्ड लगा हुआ है, मिनिमम। तो एक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य होते हैं, किन्हीं भी दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। सत्रों को बुलाना, सत्रों का बंटवारा करना राष्ट्रपति का काम होता है, अनुच्छेद 85 के तहत आपकी वर्णन हो गया, ठीक है भैया, है ना। ऐसे ही करके अगर हम लिखेंगे यहाँ पर आपकी, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद देखो आप यहाँ लिखें, जो ये आपकी हमारी भाई होता है ना अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86, इसमें संसद के, जो संसद के दोनों सदन होते हैं ना, संसद के सदन में अभिभाषण, अभिभाषण भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है ना, वो अनुच्छेद 86 में लिख लें भाई, ये सारे आर्टिकल्स पूछे गए हैं आप लोगों से, है ना। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण भेजने का अधिकार 86 में। अनुच्छेद 87 में आपके राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आपकी हमारी, ये अनुच्छेद 87 में वर्णित है आपके, अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण दोनों सदनों में, स्पेशल प्रोविजन वो कर सकता है 87 में आपकी, है ना। 88, मैं आप लोगों को महान्यायवादी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ महान्यायवादी के बारे में कुछ उपबंध किए गए हैं, यानी महान्यायवादी संसद का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। महान्यायवादी वोट नहीं डाल सकता, ये अनुच्छेद 88। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 आपकी कल और आज मिलकर मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद आपके हमारी भाई 97 में आप लिखें, अनुच्छेद 97 में आपके लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा और राज्यसभा के जो सब अध्यक्ष या सभापति होते हैं ना, अध्यक्ष या सभापति, इनका वेतन, ये वाला है ना, वो अनुच्छेद आपकी हमारी किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 97 में। लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन होता है ना, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो आप लिख लें, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन होता है वर्तमान में आपकी 4 लाख रुपए प्रति माह, ये वाला, समझ गए हैं ना। और राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता है ना, राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता है, सभापति का वेतन, वो भी आपके 4 लाख रुपए प्रति माह। और राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, मैं अभी बता रहा था, तो इसे उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता। केवल राज्यसभा के कुछ लोगों को डाउट रहता है कि इसके पास 2 पद है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक राज्यसभा का चेयरपर्सन भी है, तो इसे वेतन केवल राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए इसे वेतन नहीं दिया जाता है। तो इसका वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 97 में है। अनुच्छेद 98 में है आपकी भाई
संसद में सचिवालय, संसद में सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट भी होगा संसद में, और संसद में जो सचिवालय होगा ना, अगर लोकसभा का सचिवालय है, लोकसभा का सचिवालय है, सचिवालय का मतलब जानते हो, जो सेक्रेटेरिएट होता है जहां सचिव वगैरह काम करते हैं। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत काम करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत काम करेगा। और राज्यसभा का सचिवालय जो होगा, राज्यसभा का, वो राज्यसभा के सभापति के अंतर्गत काम करेगा, आपके राज्यसभा के सभापति। ये अनुच्छेद 98 में लिखा हुआ, याद रखना भाई, राज्यसभा का अलग काम करेगा, लोकसभा का अलग। सचिवालय का प्रावधान अनुच्छेद नंबर आपकी हमारी किसमें दिया गया, आप लिख सकते हैं, वो अनुच्छेद नंबर 98 में दिया गया। सारे आर्टिकल्स हो रहे हैं ना आपकी हमारी यहाँ से लगा के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी इसमें से, देखो ध्यान से समझना, उसके बाद आपकी अनुच्छेद 99 में है, आपकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में है, और वो लिखा हुआ आपकी हमारी संसद के सदस्यों का शपथ, संसद के जो सदस्य होते हैं ना, इनका शपथ। यानी संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो मैं कल बता चुका था, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति और लोकसभा में अगर आपकी नई संसद का गठन हुआ है, नई लोकसभा का, तो प्रोटेम स्पीकर। और अगर पुरानी तरीके से आपकी चल रही है, तो आपकी हमारी और सदस्य कोई दोबारा चुनकर आता है, तो आपकी कौन दिलाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष दिलाएगा। ये नहीं है आपकी अनुच्छेद 100 में आपकी हमारी कल मैं बता चुका था, एक तो टाई है। एक और लिखे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में आपकी गणपूर्ति, गणपूर्ति को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी कोरम, ये वाला है ना। और देखो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दो, अगर मैं सदन लिख रहा हूं तो दोनों है, दोनों सदनों में आपकी गणपूर्ति जो है उसका ब्यौरा अनुच्छेद 100 में दिया गया, और इसमें बताया गया कि गणपूर्ति के लिए आपकी उस सदन के कम से कम 10% सदस्य आपके उपस्थित होने चाहिए, 10% जो सदस्य हैं वो उपस्थित। देखो गणपूर्ति का मतलब बैठक होता है। जैसे एक बात बताओ, जैसे राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं सदस्य, 250। अब 250 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 25। यानी कि जिस दिन अगर राज्यसभा की बैठक होगी तो कम से कम 25 सदस्य वहां उपस्थित हो, वरना उसकी बैठक को आयोजित नहीं किया जाएगा। इसको ही आपकी इंग्लिश में कोरम या हिंदी में आपकी गणपूर्ति बोल दिया जाता है, वो 100 में है। ठीक है भैया, है ना। ऐसे ही करके लोकसभा कह लो या राज्यसभा कह लो, ऐसे ही करके अनुच्छेद 101 में है, संसद का कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य निरंतर निरंतर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है, तब अनुपस्थित अगर वो रहता है तो उसकी सदस्यता आपकी समाप्त कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद आपकी 101 में वर्णित है। यानी कि अगर कोई सदस्य राज्यसभा का है, लोकसभा का, अगर वो लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को वहां से आपकी संसद में से खत्म कर दिया जाएगा। लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति द्वारा। यह अनुच्छेद 101 में वर्णित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 102 में है आपकी भारतीय संविधान का, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपकी, है ना। अनुच्छेद 102 में है सदस्यों के लिए आपकी निहरताएं, है ना, यानी कि उन्हें उनके पद से हटाने के लिए क्या किया। अनुच्छेद 103 में है निहरताओं से संबंधित प्रश्न, यानी किन किन प्रश्नों के आधार पर संसद के सदस्यों को उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 की व्याख्या की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 99 की व्याख्या। अनुच्छेद 105 में आपकी संसद के जो सदस्य होते हैं ना, संसद के जो सदस्य हैं, इन संसद के सदस्यों की क्या क्या शक्तियां होंगी, ये अनुच्छेद आपकी 105 में दी गई है। अनुच्छेद 106 में है आपकी जो संसद के आपके सदस्य होते हैं ना, संसद के सदस्य, इनका वेतन और भत्ते, ये आपके अनुच्छेद 106 में है। ठीक है। अनुच्छेद 107 में है किसी भी विधेयक को पुनर्स्थापित करना, है ना, पुनर्स्थापित करना विधेयक अभी मैं बता के जाऊंगा, आप लोगों को चिंता ना करें। अनुच्छेद 108 में है आपकी संयुक्त अधिवेशन, ये है ना, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अब हम विधेयक पे आएंगे, संयुक्त अधिवेशन को समझाने। देखो अनुच्छेद 108 में, देखो संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये होता है कि जब जब किसी भी विधेयक को लेकर, है ना, किसी भी विधेयक को लेकर, विधेयक का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं क्रम वाइज चल रहा हूँ। किसी भी विधेयक को लेकर राज्यसभा व लोकसभा, है ना, राज्यसभा व लोकसभा में मतभेद की स्थिति है ना, मतभेद,
मतभेद का मतलब टकराव की स्थिति है, तब उस दौरान में दोनों की एक साथ बैठक होगी, एक साथ बैठक। और इस एक साथ बैठक को आपकी हमारी भाई क्या कहा जाएगा, संयुक्त अधिवेशन। जैसे किसी भी बात को लेकर हम मान लेते हैं हमारे परिवार में दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, लड़ाई है, तो उनको एक साथ जो बैठाया जाएगा, फैसला होगा, पंचायत होगा, उसको आपकी एक बैठक या पंचायत बोल दिया जाएगा। ऐसी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी विधेयक को लेकर आपके भाई अगर कोई मतभेद है, तो उनकी एक साथ जो बैठक होगी इसको संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है भैया, है ना। अब आप लिख लें भाई यहाँ पर, देखो हम क्रम वाइज ही पढ़ते हुए आ गए हैं सारी चीजें। आपकी जो संयुक्त अधिवेशन है ना, कंबाइंड कॉन्फ्रेंस, संयुक्त अधिवेशन जो है आपकी, इसे बुलाने का कार्य जो है, बुलाने का कार्य वो हमारे भारत में कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, और वो अनुच्छेद 108 में दिया गया है ना। संयुक्त अधिवेशन की जो आपकी हमारी बैठक होगी, संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होगी, इस संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्षता जो करेगा ना, वो करेगा आपकी हमारी लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये आप जरूर याद रखें, है ना। लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की बैठकों की अध्यक्षता। राज्यसभा का सभापति या उपसभापति वो कभी नहीं करेंगे आप, है ना। लोकसभा का हमेशा अध्यक्ष। ये अनुच्छेद 118 के चौथे पार्ट में वर्णित है। हमारे भारत में एक बात और लिखना भी मैं समझाऊंगा, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन ज्यादातर आपकी या तो साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाता है, साधारण विधेयक, या फिर आपकी हमारी बुलाया जाता है आपकी विनियोग विधेयक के संबंध में। विनियोग विधेयक या साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया नहीं जाएगा, है ना। हमारे भारत में अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, एक बार 1961 में, एक बार 1978 में, और एक बार 2002 में। ये आप जरूर लिखें भाई। 1961 में हुआ था आपकी भाई, एक विवाद था आपकी हमारी, और ये हुआ था 1961 में आपकी दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में, दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में हुआ था। और यहाँ हुआ था बैंक सेवा बिल के संबंध में, बैंक सेवा बिल, बिल का मतलब भी विधेयक होता है। और यहाँ हुआ था एक कानून था कोटा, इसके संबंध में आपकी। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ, 1961, 1978 और 2002 में आपकी संयुक्त अधिवेशन। पूरा भी होगा किसके संबंध में और कौन बुलाएगा, ये अनुच्छेद 108 में कौन अध्यक्षता करेगा आपकी, है ना। उसके बाद हम लोग आपकी हमारी अब हेडिंग लगा लें आप लोग सब, और हेडिंग आप लगाएं, और वो आपकी हमारी होगी आपकी भाई, अब हेडिंग लगा लें आप विधेयक, ये वाली, है ना। चलो मैं सारे ब्यौरा आपको यहाँ दे देता हूँ। विधेयक को इंग्लिश में बिल कहते हैं। देखो, संसद में किसी भी काम को करने के लिए, संसद में किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, उस वाले प्रस्ताव को क्या कहते हैं, आपकी विधेयक या बिल बोला जाता है। जैसे हमें कोई भी आपकी स्कूल में कोई काम कराना है, या किसी भी संस्थान पर कोई काम कराना है, उस काम को करने के लिए जो एक एप्लीकेशन या प्रस्ताव दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन या लेटर होगा। ऐसे करके संसद में किसी भी काम को करने के लिए जो प्रस्ताव दिया जाता है ना, उस वाले प्रस्ताव को विधेयक या बिल कह देते हैं। विधेयक या बिल ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धन विधेयक, ये वाला आप लिखें भैया, है ना। इंग्लिश में इसको मनी बिल बोला जाता है भाई, मनी बिल। एक होता है आपकी हमारी भैया इसमें विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, इसको एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बिल, एप्रिसिएशन बिल बोलते हैं इंग्लिश में। और एक होता है आपकी हमारी इसमें वित्त विधेयक, वित्त विधेयक को इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंस बिल, ये वाला, है ना, फाइनेंस बिल, ये वाला। और एक होता है इसमें से साधारण विधेयक, ये वाला, साधारण विधेयक को इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपकी हमारी सिंपल बिल, ये वाला। ये 4 होते हैं आपकी, है ना। अब इसमें लिखिए आपकी धन विधेयक जो है ना, मैं आप लोगों को अलग ही अलग पढ़ा दूंगा सारा, है ना। आप लोग ब्यौरा ही लिख लें। विनियोग विधेयक आपकी, चलो मैं अलग अलग बता देता हूँ, सही है। आपके 4 विधेयक तो समझ में आ गए किसी भी काम को करने के लिए, है ना। अब आप हेडिंग इसमें लगा लें आपकी हमारी सबसे पहले, और हेडिंग इसमें डाल सकते हैं आप, देखो धन विधेयक। धन विधेयक को चलो मैं बता देता हूँ। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, ये वाला धन विधेयक की जो विशेष प्रक्रिया होती है ना, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा, ये वाला, ये अनुच्छेद 110 में है। ये विधेयक, है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, पहले आप इसकी जानकारी, कोई विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो निर्णय होता है ना आपकी हमारी, वो करता है आपकी लोकसभा का अध्यक्ष, ये वाला। वो कौन करता है आपकी, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, है ना।
कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है आपके राष्ट्रपति की। ये वाली बात याद रखना। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ, मुझे याद हो गए होंगे। देखो क्या हमारे भारत में 3 खाते होते हैं, मैंने पहले भी क्लास में जिक्र करा, नहीं करा तो पहले आप पढ़ ले जाके भाई को, है ना। देखो 3 खाते होते हैं, एक खाता होता है आपकी संचित निधि वाला, एक होता है आपकी हमारी ऐसी करके भाई आकस्मिक निधि, और एक होता है नौकरी का। संचित निधि में किए गए 6 प्रावधानों से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान है, जैसे संचित निधि से आपकी हमारी पैसा निकालना है, पैसा निकालना है ना, या संचित निधि में पैसा जमा करना है, इसमें कर की दर को बढ़ाना है, कर की दर को कम करना है, ये 6 प्रावधान है। ऐसे इन 6 प्रावधानों के संबंध में संचित निधि से संबंधित अगर कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उस वाले विधेयक को आपकी क्या कह सकते हैं? धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में जो सारी शक्ति है ना आपकी, सारी शक्ति वो केवल लोकसभा को दी गई है, आपकी लोकसभा को। इसमें राज्यसभा के पास आपकी कोई भी शक्ति नहीं होती। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। अगर 14 दिन से ज्यादा उसने अपने पास इसे रोका तो जैसे रूप में आपकी लोकसभा ने उसे पारित करा था उसी रूप में उसे पारित मान लिया जाएगा। तो राज्यसभा को लेकर उसके पास कोई शक्ति है नहीं, तो जब राज्यसभा के पास उसको लेकर कोई शक्ति नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन क्यों होगा? अब आपकी समझ में आ गया होगा, है। संचित निधि में किए गए 6 प्रावधानों के तहत पैसा निकालना, पैसा जमा करना, कर रोपण करना, कर में वृद्धि करना, कर में कमी करना, कर की दर को खत्म करना, ये 6 प्रावधान है। इनसे लेकर कोई भी विधेयक अगर लाया जा रहा है तो वो धन विधेयक, इंग्लिश में मनी बिल। कोई विधेयक धन है या नहीं इस बात का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की। इसके बारे में सारी शक्ति लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा इसे अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? 14 दिन तक। अगर 14 दिन के अंदर अंदर उसने वापस नहीं करा तो उसे उसी रूप में आपकी पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है भैया, है ना। उसके बाद भैया आपकी हमारी फिर होता है आपकी विनियोग विधेयक, आपके, है ना। चलो आप इन्हें पूरा ही समझ लो। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में। बस इसमें आप लिख लें संचित निधि से केवल पैसा निकालने के लिए, संचित निधि से केवल पैसा निकालने के लिए, केवल पैसा निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है ना, निकालना, उसमें 6 थे। इसमें जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या कह देते हैं? विनियोग विधेयक। बस इतना है, बाकी कुछ नहीं। यानी संचित निधि से केवल और केवल विड्रॉ करने के लिए पैसे को विनियोग विधेयक, एप्रिसिएशन। उसके बाद होता है आपकी हमारी वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है ना आपकी हमारी, इसका ब्यौरा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। वित्त विधेयक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी विधेयक जिसका संबंध धन और प्लस के अन्य तथ्य से भी हो, तो उस वाले विधेयक को क्या कहते हैं? आपके वित्त विधेयक कहा जाता है। सही है ना। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि प्रति एक धन विधेयक तो वित्त विधेयक होता है, प्रति एक धन विधेयक ये तो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक है ये वाला। और प्रति एक वित्त विधेयक, वित्त विधेयक वो धन विधेयक नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन इस वाली लाइन को याद रखिए, यानी कि ऐसा कोई भी विधेयक जिसका संबंध धन निकालने से भी हो और अन्य किसी बात से भी हो तो उसे वित्त विधेयक कहते हैं। तो ये 3 विधेयक, साधारण विधेयक का ब्यौरा हमारे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। किसी भी तथ्य को लेकर आपकी जो विधेयक लाया जाता है उसको साधारण विधेयक कह देते हैं, आपकी इंग्लिश में सिंपल में। अब देखो ये भी 2 तरीके के होते हैं। ऐसा अगर कोई भी मंत्री कोई विधेयक ला रहा है तो उसको कह देते हैं आपकी सरकारी विधेयक, उसको सरकारी विधेयक। और सरकार का ही कोई भी, या तो एमपी या विपक्ष का कोई सदस्य कोई विधेयक लेकर आ रहा है तो उसे कह देते हैं आपकी गैर सरकारी विधेयक। बस ये भी और याद रखना आपकी गैर सरकारी और सरकारी। देखो क्योंकि सरकार जो आपकी हमारी सरकार में मंत्री होती है केवल उन्हें ही सरकारी सदस्य माना जाता है। बाकी चाहे सरकार, जैसे बीजेपी का कोई आपकी सनी देओल साहब का आपने नाम सुना होगा, एमपी है लेकिन वो मंत्री नहीं है तो गैर सरकारी सदस्य है। जैसे कोई भी कांग्रेस का सदस्य, जैसे शशि थरूर है, राहुल गांधी जी है आपके, सोनिया गांधी है, ये गैर सरकारी सदस्य है। अगर ये कोई विधेयक लाते हैं तो वो गैर सरकारी विधेयक है। सरकार का कोई भी मंत्री अगर कोई विधेयक लाता है तो वो सरकारी विधेयक होता है। पारित आपकी बारी वही होते हैं, कुछ साधारण बहुमत से और कुछ विशेष बहुमत से। ये टोटल ब्यौरा है हमारे भारत में जो आपकी संसद में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया, राज्यसभा लोकसभा, और इसमें आपकी संयुक्त अधिवेशन वगैरह, आपकी सत्र वगैरह आपकी कितने होते हैं, कैसे करके विधेयक होते हैं, पूरा ब्यौरा है। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा और क्लासेस किस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं आपको ये भी पता चल गया होगा। तो आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी। से विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से हमारी क्लास को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करें, सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। आपकी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।